हम बात कर रहे हैं रुधिरपुर की। एक ऐसा वीरान गांव जहां रहस्य और खौफ मानो हवा में ही घुले हुए हैं। अगर हम इस पूरे वाकये को एक शॉर्ट स्टोरी हिंदी फॉर्मेट में समझें तो ये एक्सप्लेनेटर बेहद ही रोमांचक होने वाला है। इस खौफनाक दास्तान में प्यार है, एडवेंचर है और एक ऐसा भयानक सच है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो बिना किसी देरी के इस डरावनी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी अनजानी जगह जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल बन सकती है। सोचने वाली बात है कि क्या एक प्यारा सा सरप्राइज ट्रिप किसी की जिंदगी का आखिरी सफर बन सकता है। कुछ पल रुककर इस बात की गहराई को महसूस किया जा सकता है। आमतौर पर जब कोई बर्थडे ट्रिप प्लान होता है तो मकसद क्या होता है? बस कुछ खुशियां और अच्छी यादें बटोरना, है ना? लेकिन रुधिरपुर के इस मामले में एक नॉर्मल सा बर्थडे गिफ्ट एक ऐसे खौफनाक दुस्वप्न में बदल गया जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और यही वो अहम सवाल है जिस पर हमारी आज की ये पूरी कहानी टिकी हुई है। भाग 1। अनजाने सफर की शुरुआत। आरव और निशा की कहानी। देखिए, मौका था निशा के जन्मदिन का और आरव ने सोचा कि क्यों ना प्रकृति के बीच खुले आसमान और तारों के नीचे कैंपिंग का एक शानदार सरप्राइज प्लान किया जाए। सुनने में तो ये आइडिया एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन इन दोनों किरदारों के शौक एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था आरव, जो कि एक पैशनेट फोटोग्राफर था। उसे हर एक पल को अपने कैमरे में कैद करने की जैसे धुन सवार रहती थी। और दूसरी तरफ थी निशा, एक राइटर, जिसे पुराने रहस्यमयी खंडहरों और खौफनाक कहानियों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। और सच कहें तो यही विरोधाभास आगे चलकर इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बनता है। निशा का डरावनी चीजों की तरफ अट्रैक्शन और आरव की हर चीज को रिकॉर्ड करने की वो आदत इस भयानक कहानी के लिए एक बिल्कुल सटीक मंच तैयार कर देती है। भाग 2। रुधिरपुर का खौफनाक रहस्य, एक वीरान गांव। तो जब वे अपनी इस छोटी सी रोड ट्रिप पर आगे बढ़े, करीब 2 घंटे की सुहानी सफर के बाद उनका सामना हुआ रुधिरपुर नाम के एक अजीबोगरीब गांव से। अब यहाँ से समय के साथ चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी, वो सच में डराने वाला है। शाम 4 बजे एक बहुत ही खुशनुमा सफर शुरू हुआ था, लेकिन फिर घड़ी में बजे शाम के ठीक 6। जैसे ही उन्होंने रुधिरपुर की सीमा में एंट्री ली, अचानक से एक बहुत ही अप्राकृतिक और डरावना अंधेरा छा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नॉर्मल सूर्यास्त बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा अजीब सा अंधेरा था जो किसी मनहूसियत के आने का साफ संकेत दे रहा था। मानो उस गांव में जिंदगी का कोई नामो निशान ही न हो और पलक झपकते ही पूरा दिन एक भयानक रात में बदल गया हो। और नज़ारा कैसा था? गांव के हर एक घर के बाहर मशालें जल रही थीं और हर घर का दरवाजा खून के रंग जैसा एकदम लाल था। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि उन लाल दरवाजों पर काले रंग से कुछ बहुत ही अजीब और डरावने मंत्र लिखे हुए थे। इस खौफनाक और अवास्तविक से नज़ारे ने आरव को इतना ज्यादा डरा दिया कि उसने घबराहट में अचानक जोर से ब्रेक मारकर अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। अब जैसे ही आरव गाड़ी से बाहर निकलकर कुछ तस्वीरें क्लिक करने लगा, तभी उसके कैमरे के लेंस के ठीक सामने अचानक एक बौखलाई हुई बूढ़ी औरत आ गई। वो लाल जोड़े में थी और उसने बिल्कुल कांपती हुई खौफजदा आवाज में एक बहुत ही डरावनी चेतावनी दी। उसने कहा, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। ये बात इतनी ज्यादा घबराहट और जल्दबाजी में कही गई थी कि आरव जब तक कुछ समझ पाता, वो औरत मानो हवा में ही कहीं गायब हो गई, बिल्कुल किसी साये की तरह। ये कहानी का वो पल है जो किसी के भी दिमाग को सुन कर दे। यहाँ दो बिल्कुल अलग सच्चाइयाँ एक साथ चल रही थीं। एक तरफ आरव का वो खौफनाक सच था, जहाँ वो अपनी आंखों से देखता है कि निशा एक खूनी दूल्हे का हाथ थामे अंधेरे में जा रही है। उस दूल्हे के हाथ से खून टपक रहा है और उनके आसपास दुल्हन के जोड़े में कई औरतें गोल घूमकर मंत्र पढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ का सच तो कुछ और ही था। जैसे ही आरव बदहवास होकर जोर से चिल्लाता है और पीछे मुड़ता है, तो अचानक निशा उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो वहां बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी और बड़ी ही हैरानी से पूछ रही थी कि क्या हुआ। मति भ्रम और असलियत के बीच का ये भयानक विरोधाभास इस पूरे कहानी को एक बेहद खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। भाग 3। कैमरे में कैद भयानक साया, जंगल का कैंप। उस अजीब गांव के भयानक अनुभव के बाद वे दोनों वहां से तुरंत निकल गए और जंगल में काफी आगे जाकर एक नदी के किनारे अपना कैंप लगा लिया। रात घिर चुकी थी और बोनफायर जल रहा था। निशा को वहां थोड़ी दूर पर एक रहस्यमयी बंगला की दिखाई दिया था, जिसे देखने की उसे बड़ी लालसा थी।
खैर, कैंप पर सब कुछ शांत लग रहा था, तो निशा के कहने पर आरव ने उसकी कुछ तस्वीरें खींचने का फैसला किया। लेकिन असली खौफ की शुरुआत तो अब होनी थी। जब आरव ने कैमरे में तस्वीरें देखी, तो हर एक फोटो में निशा के ठीक पीछे वही सहरा कहना हुआ खूनी दूल्हा खड़ा था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, हर अगली तस्वीर में वो दूल्हा निशा के और भी ज्यादा करीब आता जा रहा था। कल्पना की जा सकती है कि ये एक ऐसा पल है जो किसी को भी दहशत से भर दे। अब रात का वो सन्नाटा सच में जानलेवा महसूस होने लगा था। आरव की नींद तो मानो उड़ ही चुकी थी। उसने हिम्मत करके जब दोबारा अपना कैमरा चेक किया, तो देखा कि गांव की उन पुरानी तस्वीरों में भी अब हर लाल दरवाजे के बाहर वही दूल्हा खड़ा था। और तभी एकदम से आधी रात के वो भयानक काले मंत्र हवा में गूंजने लगे। जी हाँ, बिल्कुल वही काले मंत्र जो वो औरतें पढ़ रही थी, लेकिन इस बार ये आवाज सीधे उनके टेंट के बिल्कुल बाहर से आ रही थी। जब आरव घबराकर बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई साया नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो रहस्यमयी बंगला दूर से रोशनी में जगमगाता हुआ दिख रहा था। भाग 4, शापित हवेली की कालरात्रि, मौत का जश्न। अगले दिन जब वे ट्रैक से वापस लौट रहे थे और शाम ढल रही थी, उन्हें फिर से वही रोशनी वाला बंगला नजर आया। निशा की पुरानी और रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी उन्हें सीधे उस बंगले की तरफ खींच ले गईं। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वो खंडर सा दिखने वाला बंगला किसी शाही राजमहल की तरह सजा हुआ था और उसका मेन गेट खुला हुआ था। बस इसी रहस्य की खोज में उन्होंने उस बंगले के अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर जाते ही एक अजीब सी डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। अंदर सब कुछ एकदम राजशाही था। चांदी की थालियों में 56 भोग सजे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात, वहां एक भी इंसान नहीं था। जश्न का पूरा माहौल था, फिर भी चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था और हवा में सिर्फ और सिर्फ मरे हुए, सड़े हुए फूलों की एक बहुत ही अजीब सी गंध तैर रही थी। अब ये बिल्कुल साफ था कि ये किसी इंसानी जश्न की तैयारी तो बिल्कुल नहीं थी। और फिर देखते ही देखते हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। अचानक से हवेली का वो भारी भरकम मुख्य दरवाजा अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। ऊपर की सीढ़ियों से वही भयानक काले मंत्र एक बार फिर से गूंजने लगे और तभी हाथों में एक सूखी हुई वरमाला लिए वही खौफनाक दूल्हा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। आरव ने वहां से भागने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन खौफ के मारे उसके पैर मानो जमीन में ही धंस चुके थे। वो एक कदम भी नहीं हिल पा रहा था। ये इस कहानी का सबसे चरम और सबसे ज्यादा खौफनाक बिंदु है। निशा अब पूरी तरह से उस शैतानी शक्ति के वश में आ चुकी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं, पुतलियां गायब थीं। वो किसी बेजान कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ती जा रही थी। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भयानक अधमरे चेहरे वाले दूल्हे को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आत्मा ने आरव का गला पकड़कर उसे इतनी जोर का धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा। और फिर आरव की बेबस और लाचार आंखों के सामने ही उस शैतानी दूल्हे ने निशा के गले में वो सूखी वरमाला पहना दी और अपने फेरे पूरे कर लिए। भाग 5, जमींदार का काला श्राप, खौफनाक सच का पर्दाफाश। एक दर्द भरी चीख गूंजी। चारों तरफ घना धुआं छा गया और जब धुआं छटा तो वो दूल्हा और निशा वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। आरव अब उस भयानक खंडर में बिल्कुल अकेला रह गया था। बदहवास होकर वो बाहर भागा और पागलों की तरह निशा को ढूंढने लगा। तभी उस वीरान गांव में एक पुराने पेड़ के नीचे उसे वही बूढ़ी औरत बैठी मिली जिसने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। उस बूढ़ी औरत ने आखिर उस बंगले के खौफनाक इतिहास से पर्दा उठा ही दिया। उसने बताया कि सालों पहले उस हवेली में एक बेहद क्रूर जमींदार रहता था। काले जादू के जरिए अमर होने की चाह में वो हर अमावस की रात एक नई लड़की से जबरदस्ती शादी करता था और पहली ही रात शैतान को उसकी बलि चढ़ा देता था। जब गांव वालों की बर्दाश्त की हद पार हो गई तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे उस हवेली समेत जिंदा जला दिया था। लेकिन उसकी उस शैतानी आत्मा को कोई मुक्त नहीं कर पाया। वो आज भी हर अमावस की रात अपनी नई दुल्हन का इंतजार करता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये था कि वो रात कोई और नहीं बल्कि अमावस की ही रात थी और उस शैतान ने अपनी दुल्हन के रूप में निशा को चुन लिया था। आरव को अब ये खौफनाक सच्चाई समझ में आ गई थी कि उसने अनजाने में ही सही लेकिन अपने ही हाथों से निशा को उस राक्षस के हवाले कर दिया है। इस पूरी कहानी के खत्म होने के बाद बस एक आखिरी सवाल है जो जहन में हमेशा के लिए गूंजता रहता है। जो एक बार उस शैतानी बंगले की दुल्हन बन गई, क्या वो कभी वापस आती है? इस कहानी का ये डरावना अंत हमें यही बताता है